देखिए भाई, नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आज किस टॉपिक की, कक्षक आरेख ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो देखो, कक्षक आरेख बनाने के लिए हमें इन तीन बातों का ध्यान रखना है। एक संकर्ण ज्ञात करना, सबसे पहले संकर्ण निकालेंगे उस अणु के अंदर, उसके बाद उसकी ज्यामिति बनाएंगे, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, संकृत कक्षक है। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट जो बात क्या है कि संकर्ण में केवल संकृत कक्षक ही भाग लेते हैं, असंकृत कक्षक संकर्ण में भाग नहीं लेते हैं। संकृत कक्षक से हमेशा कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा, और असंकृत कक्षकों से कौन सा बंध बनेगा भाई, पाई बंध बनेगा, जो संकर्ण के अंदर भाग नहीं लेते हैं। तो यहां संकृत कक्षक अर्थात यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा बंध। सिग्मा बंध बनता है। ये देखो, संकर्ण ज्ञात करेंगे, ज्यामिति बताएंगे, उसकी संकर्ण के अनुसार क्या ज्यामिति होगी। संकर्ण देखो मुख्य तौर पर कार्बनिक रसायन में हम तीन संकर्ण की बात करते हैं, sp, sp2 और sp3। अगर संकर्ण sp आता है तो उस कंडीशन में सरल रेखीय ज्यामिति बनाते हैं अपन, और यदि sp2 आता है तो समतल त्रिकोणीय बनाते हैं, और यदि sp3 आता है तो कैसी बनाते हैं भैया आकृति, कैसी ज्यामिति बनाते हैं भाई, चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण किया जाता है। तो एग्जाम 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेथिल क्लोराइड के लिए कक्षक आरेख बनाइए। किसके लिए, मेथिल क्लोराइड के लिए क्या बनाना है आपको, कक्षक आरेख का क्या करना है, निर्माण करना है। तो कक्षक आरेख का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा वो देखिए। ये तीन बिंदु आपको ध्यान में रखने जो मैंने बताए, संकर्ण ज्ञात करना, ज्यामिति बनाना और संकृत कक्षक। कहने का मतलब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि संकृत कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन यहां संकृत कक्षक से जो बंध बनेगा वो बंध क्या कहलाएगा भाई, सिग्मा बंध कहलाएगा। लेकिन असंकृत कक्षक से क्या बनता है, पाई बंध। एक नोट लिखवा देता हूं मैं आपको, पाई बंध हमेशा असंकृत कक्षकों से बनते हैं। ये लो भाई, पाई बंध का निर्माण किससे होगा, असंकृत कक्षकों से पाई बंध का क्या होगा, निर्माण। देख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए एक बार आप, फिर इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। संकृत कक्षक के बारे में बताता हूं मैं आपको, इसको उतार लीजिए। देखो भाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संकृत कक्षक, एक संकृत कक्षक को कैसे बनाया जाता है वो बता देता हूं मैं आपको। एक संकृत कक्षक को इस तरह से बनाएंगे अपन, ये एक संकृत कक्षक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये किसकी आकृति है भाई, एक संकृत कक्षक की आकृति है, ठीक है ना। इसमें एक बड़ी लोब पाई जाती है और एक क्या पाई जाती है, छोटी लोब पाई जाती है। इस प्रकार से हम किसी संकृत कक्षक को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरह से इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, RBSC राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन क्या था भाई, CH3Cl के लिए अणु कक्षक आरेख बनाइए। इसके लिए अणु कक्षक आरेख कैसे बनाएंगे CH3Cl के लिए। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले मैंने 3 बिंदु लिखवाए थे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे भाई, इसमें संकर्ण ज्ञात करेंगे। तो देखो संकर्ण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है
सिग्मा बंध की संख्या प्लस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग। अगर योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है तो sp, 3 आए तो sp2 और 4 आए तो क्या कहलाएगा, sp3 कहलाएगा। देखिए सबसे पहले कंपाउंड हमें जो दिया गया है इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, पहला बिंदु क्या है इसमें संकरण, तो इसका देखो सॉल्यूशन देखिए, संकरण निकालेंगे पहले इसके अंदर, तो CH3Cl। ठीक है भाई, देखो मुझे ये बताइए इस कार्बन के अंदर संकरण निकालना है आपको, तो बोलो ये कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ में और 1 Cl के साथ में, तो यहां पर संकरण जब निकालेंगे तो बताओ संकरण क्या आएगा, तो सिग्मा बंध कितने हैं, टोटल सिग्मा बंध कितने बना रहा है भाई 4, लोन पेयर तो होगा नहीं कार्बन के पास में, तो इसका मतलब योग कितना है भाई 4। अब बताइए संकरण क्या हुआ, sp3 संकरण हो गया, इसके अंदर क्या हो गया sp3 संकरण। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जब संकरण sp3 होता है तो हम उसकी ज्यामिति कैसे बनाते हैं, उसकी ज्यामिति कैसे बनती है भाई, चतुष्फलकीय। देखो दो चीजें होती हैं, एक ज्यामिति और एक क्या होती है उसकी आकृति। ध्यान रखना ज्यामिति कब बनाई जाती है, जिस केंद्रीय परमाणु में आपने संकरण निकाला है यदि उस केंद्रीय परमाणु के पास कोई अतिरिक्त लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस कंडीशन में उसकी ज्यामिति न रहकर वो उसकी आकृति में चेंज हो जाती है, जिसको समझाने के लिए एक सिद्धांत आया था वेस्पर सिद्धांत, उसकी बात करते हैं अपन। लेकिन यदि केंद्रीय परमाणु के पास में अगर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो उस कंडीशन में उस अणु के लिए हम क्या बनाते हैं, उसकी ज्यामिति बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान दीजिए, हमने संकरण निकाला इसमें, तो ये कार्बन है, इस कार्बन के भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों ने बंध बनाने में क्या लिया है, भाग लिया है। जब 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे तो शेष इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, संयोजकता कोष में 0 बचेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बंध बना लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन जब बंध बनाने में भाग ले रहे हैं तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो बच रहे हैं वो 0 बच रहे हैं। इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इस कार्बन केंद्रीय परमाणु में जब संकरण sp3 निकाला जाएगा तो वहां पर हम आकृति न बनाकर क्या बनाएंगे भाई, उसकी ज्यामिति। और ज्यामिति कैसे बनाई जाती है भाई, जब संकरण sp3 है तो ज्यामिति कैसी, चतुष्फलकीय। तो देखो इसकी ज्यामिति कैसी बनाएंगे हम, चतुष्फलकीय। आप नॉर्मल चतुष्फलकीय कैसे बनाते हो, देखो ये नॉर्मल चतुष्फलकीय इस तरह से बनाते हैं, ये नॉर्मल चतुष्फलकीय आकृति है, ठीक है ना, इस तरह से चतुष्फलकीय आकृति बनाई जाती है। हमें क्या करना है, कक्षक आरेख के माध्यम से हमें क्या करना है, इस CH3Cl के लिए हमें क्या बनाना है, उसकी अणु कक्षक का क्या बनाना है, आरेख बनाना है। अब देखो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि संकरण sp3 आ रहा है तो इसमें संकृत कक्षक कितने बने, देखो संकृत कक्षकों की संख्या किस पे डिपेंड करती है, उसमें भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या पर। अगर उसमें एक कक्षक कम से कम 2 कक्षक तो भाग लेंगे तभी संकरण होगा वो। अगर उसमें 2 कक्षक भाग लेते हैं, एक s का एक p का, तो संकृत कक्षक कितने बनेंगे, 2 बनेंगे भाई। और यदि उसके अंदर एक s का 2p के भाग लेते हैं तो संकृत कक्षक कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, अर्थात sp2 संकरण होगा। और यदि उसमें एक s का 3p कक्षक भाग लें तो इसका मतलब कितने संकृत कक्षक बनेंगे, 4 संकृत कक्षक बनेंगे। तो उसमें संकरण क्या हो जाएगा भाई, उसमें संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। संकृत कक्षक कितने होंगे, 4। तो देखो ध्यान रखना, एक s का 3p का, तो यहां पर जो संकृत कक्षक बनेंगे वो टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। और एक संकृत कक्षक की आकृति कैसे बनाई जाती है, मैंने बताया था आपको, एक संकृत कक्षक की आकृति इस तरह से बनाते हैं अपन, ठीक है। देखो देखो भाई, चतुष्फलक के रूप में हमें संकृत कक्षक की आकृति को क्या करना है, अरेंज करना है। देखिए ये एक संकृत कक्षक, ये दूसरा संकृत कक्षक, ये तीसरा संकृत कक्षक और ये चौथा संकृत कक्षक है, ठीक है भाई। ये हमें 4 संकृत कक्षकों को हमने आपस में जोड़कर मिलाकर और हमें क्या बना दिए, ज्यामिति की यहां पर हमने क्या किया है, निर्माण किया है, जिसको चतुष्फलक के रूप दे दिया हमने। अब देखिए ये वाले जो संकृत कक्षक हैं ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, कार्बन को प्रदर्शित कर रहे हैं,
ठीक है भाई, ये कार्बन के लिए संकरित कक्षक है sp3 संकरण के अनुसार। अब देखिए हमें क्या करना है, इस कार्बन से जुड़ने वाले अन्य परमाणु कितने हैं वो देखो, 3 तो हाइड्रोजन और एक क्या है Cl। अब देखो इसमें भी क्या करना है हमें, हाइड्रोजन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो कौन से कक्षक में होता है s कक्षक में, और x कक्षक की आकृति कैसे बनाएंगे हम, गोलाकार आकृति बनाते हैं। तो 3 तो हाइड्रोजन हो गए, तो तीन जो हाइड्रोजन है उनके लिए कक्षकों की आकृति कैसी बनाई जाएगी, गोलाकार आकृति बनाई जाएगी। एक क्या है हमारे पास यहां पर Cl है भाई। अब देखो हमें क्या करना है, इस Cl के अगर हम भाषात्म विन्यास की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक के अंदर जाता है। किस में जाएगा, p उपकोष के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, p उपकोष के अंदर p कक्षक होगा, तो उस p कक्षक की जो आकृति होती है वो कैसी बनाई जाती है, वो डंबलाकार आकृति बनाई जाती है। कैसी आकृति बनाते हैं भाई, अपन इस तरह से डंबलाकार आकृति, इस तरह से आकृति बनाई जाती है। किसके लिए, p कक्षक के लिए डंबलाकार आकृति होती है, और s कक्षक के लिए गोलाकार आकृति होती है। अब देखो क्या होता है इसमें, ये संकरित कक्षक बन गए, ये चारों sp3 संकरित कक्षक हैं। देखो ये भी sp3 संकरित कक्षक होगा भाई, क्या होगा sp3 संकरित कक्षक, क्या होगा sp3, और ये भी क्या होगा sp3 संकरित कक्षक, ये भी क्या होगा sp3 संकरित कक्षक, और ये भी क्या होगा sp3 संकरित कक्षक होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास में, तो 3 हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना, आकृति कैसी बनानी इस कक्षक की, गोलाकार आकृति। और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही रहेगा, और वो s के अंदर रहेगा। अब देखिए हाइड्रोजन का 1s कक्षक आएगा, क्या आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर तो जाता है, तो 1s कक्षक आएगा किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ये देख लीजिए यहां पर 1s कक्षक आया। अब देखो ये sp3 संकरित कक्षक है और हाइड्रोजन का कौन सा 1s कक्षक है। इसका मतलब यहां पर 2 कक्षकों के बीच में, एक तो sp3 संकरित कक्षक और एक हाइड्रोजन का 1s कक्षक के बीच में अतिव्यापन होगा। कौन सा अतिव्यापन होगा, और वो होगा समअक्षीय अतिव्यापन। समअक्षीय अतिव्यापन, और समअक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बंध। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, आपस में जो पालियां लोब होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं, अर्थात कहने वाला वो एक दूसरे पे मिल जाती हैं। देखो यहां अगर हम बात करें तो मैं अतिव्यापन करवा रहा हूं इसका, देखिए ये देखिए भाई, ये अतिव्यापन। अब देखो यहां पर ये s कक्षक था, ये किसका 1s कक्षक, किसका था भाई, ये हाइड्रोजन का था। अब यहां पर यह जहां से जितनी लोब आपस में अतिव्यापित हुई है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये लो। अब यहां पर देखिए इसका तो s और इसका sp3, तो यहां जो अतिव्यापन हो रहा है कौन सा हो रहा है, 1s sp3 अतिव्यापन कह सकते हैं, या इसको sp3 1s अतिव्यापन कह सकते हैं। ये एक अक्षीय अतिव्यापन है, ठीक है ना। और यहां पर जो बंध बनता है वो बंध कौन सा बनता है, सिग्मा बंध बनता है, ठीक है भाई। कितने हाइड्रोजन थे, 3 थे, तो बोलो हमें कितने हाइड्रोजन के कक्षकों से अतिव्यापन करवाना है, 3 से। ये लो दूसरा भाई, तो यहां पर भी कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा, ये भी कौन सा है 1s। इधर अगर हम बात करें किसकी, तीसरे 1s की, ये लो तीसरा 1s हो गया, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, सिग्मा बंध बन जाएगा। अब बच गया हमारे पास क्या भाई, Cl। तो देखिए जब मैं Cl की बात करता हूं तो Cl के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं, भाइतम कोष के विन्यास की अगर हम बात करें हम, तो क्या होगा भाई 3s2 3p5, ठीक है ना। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5, और जब कक्षक जो होता है p कक्षक होता है, ये देखिए 17 वर्ग में आता है ना, तो 17 वर्ग में अंतिम संख्या कितनी होती है, 7। भाइतम कोष में कितने होंगे, 7, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब देखो p के अंदर 3 कक्षक, 4 और ये 5। ध्यान रखना संकरण में रिक्त कक्षक आधे भरे हुए कक्षक भी भाग ले सकते हैं। ये देखो तो यहां पर देखिए इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो बोलो ये इसका विन्यास कैसा हो जाएगा भाई, इसका विन्यास एक स्थायी विन्यास में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पर भी 2 और इधर भी 2 और इधर भी 2, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन। तो देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए।
अब देखो क्या होगा, ये किसके लिए, ये पी कक्षक होते हैं, किसके लिए, Cl के लिए पी कक्षक। और पी कक्षक की आकृति कैसी बनाते हैं अपन, कैसी, डमलाकार आकृति बनाते हैं भाई। अब देखो यहां पर 3p कक्षक आएगा, किसका, Cl का 3p कक्षक आएगा अतिव्यापन करने के लिए। और कौन सा अतिव्यापन होगा, वही समअक्षीय, क्योंकि यहां पर बंध कौन सा बन रहा है भाई, सिग्मा बंध बन रहा है। अब देखो अतिव्यापन कराएंगे अपन किसका, पी कक्षक का। तो देखो पी कक्षक का अतिव्यापन कराएंगे ये इस तरह से, ये लो, तो ये अतिव्यापन क्षेत्र कहलाएगा और ये सिग्मा बंध। ये कौन सा कक्षक है भाई, ये 3p कक्षक है। और ये क्या है, sp3। तो यहां अतिव्यापन जो हो रहा है, sp3 और 3p के मध्य क्या हुआ है, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है कि एक कक्षक की पाली दूसरे कक्षक की पाली के साथ ओवरलैप होती है, अर्थात उसके साथ मिलती है। कितना क्षेत्र ओवरलैप हुआ, जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा बंध उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। तो यहां पर ये क्या है, sp3 और ये क्या है, 3p कक्षक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, यहां पर भी सिग्मा बंध बन गया, यहां पर भी सिग्मा बंध बन गया, और यहां पर भी सिग्मा बंध बन गया, और यहां पर भी सिग्मा बंध गया। टोटल सिग्मा बंध कितने हो गए भाई, 4। देखो 4 सिग्मा बंध बन गए ना। अब इस ये जो संकरण हमने निकाला था, तो उसमें कार्बन के पास में तो कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था नहीं, 4 थे, चारों ने बंध बना लिया और 4 सिग्मा बंध बने, तभी तो संकरण क्या है इसका, sp3 है। इस प्रकार से जो मैंने यहां पर ये आरेख बनाया है, ये डायग्राम जो बनाया है मैंने, वो किसके लिए, CH3Cl के लिए क्या कहलाएगा, अणु कक्षक आरेख कहलाएगा। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी आपको अणु दे देगा, उस अणु के लिए अणु कक्षक आरेख कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसमें संकरण निकालेंगे, उसके बाद उसकी ज्यामिति निकालेंगे। जितना संकरण में क्या आ रहा है, अगर संकरण में sp3 आता है तो संकृत कक्षक 4 बनाएंगे चतुष्फलकीय रूप से, और यदि sp2 आता है तो समतल त्रिकोण रूप से 3 संकृत कक्षकों को जोड़ेंगे, और यदि sp आता है तो सरल रेखीय रूप से हम 2 संकृत कक्षकों को जोड़ेंगे। उसके बाद में उसके साथ जुड़ने वाले अन्य परमाणु क्या हैं, उन अन्य परमाणु के जो कक्षक होंगे उन कक्षकों का उन संकृत कक्षकों के साथ क्या करा देंगे भाई, अतिव्यापन करा देंगे। और उस अतिव्यापन, जैसे अतिव्यापन कराएंगे हम, और अतिव्यापन कराने के बाद में जो हमें डायग्राम जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, उसका अणु कक्षक आरेख कहलाएगा। इस तरह से CH3Cl के लिए अणु कक्षक आरेख बनाते हैं अपन। ये एग्जाम में पूछा गया था और 1 नंबर का क्वेश्चन था भाई, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, लो इसको मैं इधर से साफ कर देता हूं। देखो भाई आगे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और देखिए, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, क्यों। देखो एल्किल हैलाइड ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, क्यों। देखो यहां पर 2 चीजें आ रही हैं, एक तो आ रही है ध्रुवीय प्रकृति और एक कौन सी आ रही है, सहसंयोजक, ठीक है। तो यहां पर हमें दोनों का ही ध्यान रखना है हमें। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या कारण होगा जिसकी वजह से एल्किल हैलाइड किस प्रकृति के होते हैं भाई, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध की। तो देखो सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के समान संख्या में साझे से जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, हम सहसंयोजक बंध कहेंगे। अब ये जो ध्रुवीयता जो आ रही है ना, ये ध्रुवीयता किस वजह से आई है, ठीक है ना,
वो देखना है। देखो ध्रुवीयता किस पे डिपेंड करती है? विद्युत ऋणता के अंतर पे डिपेंड करती है। और विद्युत ऋणता क्या होती है? किसी दो परमाणु के बीच कोई एक बंध बना हुआ है, उस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है भाई? विद्युत ऋणता कहलाती है। तो जहां विद्युत ऋणता में अंतर, दो परमाणु के बीच में विद्युत ऋणता में अंतर जितना अधिक होगा तो उस बंध के लिए पोलरिटी का मान, ध्रुवीयता का मान उतना ही क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और आगे हम पढ़ेंगे एक होता है द्विध्रुवा गुण। द्विध्रुवा गुण भी किस पर डिपेंड करता है? ध्रुवीय प्रकृति पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ध्रुवीय प्रकृति पे। और ध्रुवीय प्रकृति किस पे डिपेंड करती है भाई? वो ईएन के अंतर पे डिपेंड करती है। और ईएन का अंतर हम कैसे निकालेंगे? वो विद्युत ऋणता से निकाला जाता है। देखिए ध्रुवीय सहसंयोजक है, तो यहां पर कहने का मतलब इन एल्किल हैलाइड की जो प्रकृति होती है, एल्किल हैलाइड होते हैं वो ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। अर्थात कहने का मतलब इन्हीं अंदर जो बंध पाया जाएगा, जो CX जो बंध होगा वो बंध किस प्रकृति का होगा? ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होगा। देखो कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी, एक तो ध्रुवीयता आ रही है, अरे एक क्या आ रहा है? इसका सहसंयोजक गुण आ रहा है। देखो कि एल्किल हैलाइड के अंदर हैलोजन किससे जुड़ा रहता है? कार्बन से। तो हैलोजन और एक तरफ क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों में बताइए विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा? हैलोजन की ज्यादा या कार्बन की ज्यादा? तो स्वाभाविक है हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होगी? ज्यादा है, क्योंकि भाई हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ चलते हैं ना, तो विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? बढ़ता है। और वैसे भी हैलोजन की ईएन क्या होती है? अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये बंध हमारे पास में, ये कार्बन और ये एक्स बंध है, ठीक है। अब देखो यहां पर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन किधर मुंह करेंगे? एक्स की तरफ क्या करेंगे? मुंह करेंगे, क्योंकि इसकी ईएन का मान क्या होता है? अधिक होता है। इसका मतलब ये बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु की तरफ गति करते हैं तो उस परमाणु के ऊपर चार्ज कैसा आता है भाई? आंशिक ऋणावेश आता है। और उसके पीछे की तरफ कैसा आवेश आता है? उसके ऊपर आंशिक धनावेश आता है, ठीक है ना। अब देखो आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश, अर्थात कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किस पर जा रहे हैं? इस परमाणु पर जा रहे हैं। तो जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जाएं वहां पर चार्ज आवेश कैसा आएगा? नेगेटिव। और जबकि उसके पीछे की तरफ चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से कहने का मतलब यहां पर विद्युत ऋणता के हिसाब से यहां पर हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो बंध के अंदर एक पोलरिटी आ गई, एक तरफ धनावेश आ गया और एक तरफ क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। इसका मतलब वो बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय। साथ में अगर हम बात करें सहसंयोजक, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हैलोजन का एक इलेक्ट्रॉन समान संख्या में क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच में किसका निर्माण हो रहा है? सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। देखो इसका पहला कारण, पहले तो देखो ध्रुवीय और उसका सहसंयोजक। सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंयोजक। एल्किल हैलाइड में कार्बन व हैलोजन, हैलोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये देखो भाई, तो कार्बन व हैलोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके क्या करते हैं भाई? सहसंयोजक बंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अब देखिए उसके बाद दूसरी अगर हम फैक्टर की बात, दूसरा जो इसकी रीजन की अगर हम बात करें, पोलैरिटी किस वजह से आ रही है? ये देखो इसमें क्या होगा कि कार्बन की विद्युत ऋणता
कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजन से अधिक होने के कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजन से कम होने के कारण कार्बन पर धनावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन इस तरह से, कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजन से कम होने के कारण कार्बन पर तो क्या आएगा, आंशिक धनावेश, और हैलोजन पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश। से भी कैसे भी लिख दो, अगर मैं ये लिख दूं कि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण हैलोजन पर तो क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। अगर ऐसा होने से, अगर जब आवेश उत्पन्न हो रहा है तो इसी कारण CX बंध के अंदर क्या उत्पन्न होती है, ध्रुवीयता, जिसके कारण CX बंध में ध्रुवीयता आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, ध्रुवीयता आ जाती है। देखो पहले एक बार देख लीजिए, एल्किल हैलाइड में कार्बन व हैलोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके तो क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध। बात करेंगे आगे हम इसको किस तरह से बताएंगे। कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजन से कम होती है, इसलिए कार्बन पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश, तथा हैलोजन पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण CX बंध में ध्रुवीयता आ जाती है। कहने का मतलब यहां पर ध्रुवीयता किस पर डिपेंड कर रही है, विद्युत ऋणता के अंतर पर। जहां पर विद्युत ऋणता का अंतर जितना ज्यादा होगा दो एटम के बीच में, वहां पोलरिटी क्या आएगी, उतनी ही ज्यादा आएगी। आप पहले आप इसको उतारिए, ठीक है ना, आगे और बताता हूं मैं इसके अंदर। देखो देखिए, ये क्या था, कार्बन, और ये क्या है, हैलोजन, ठीक है ना। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, विद्युत ऋणता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, En से। अब यहां X की En क्या है, कार्बन से ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई, कार्बन से ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देता हूं लोन पेयर। 3 लोन पेयर होते हैं हैलोजन के ऊपर, 7 होते हैं। बाह्यतम कोश एक बंध बनाने में चला गया। देखो बाह्यतम कोश में कितने, 7, तो 7 होते हैं तो 6 तो ये हो गए। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक तो इस हैलोजन का और एक इस कार्बन का, देखो समान संख्या में क्या हो रहा है, साझा, तो ये बंध क्या कहलाएगा भाई, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। दूसरी बात, इस बंध की प्रकृति कैसी है, वो कैसी है, ध्रुवीय। ध्रुवीय क्यों है, क्योंकि देखो ये हैलोजन और ये क्या है, कार्बन। अब हैलोजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो क्या करेगा, उस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब बताओ बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कार्बन की तरफ या एक्स की तरफ, किसकी तरफ जाएंगे, हैलोजन की तरफ जाएंगे। ये हैलोजन की तरफ, इस तरह से,
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से होगा। अब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर आंशिक ऋणावेश, और जिसके पीछे की तरफ बात करें जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अर्थात उसके पीछे की तरफ, जिधर जा रहे हैं उसके पीछे की तरफ आवेश कैसा आएगा, धनावेश आएगा। तो देखो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे अपन, इस तरह से, और ये हैलोजन। देखो भाई इधर तो क्या आ रहा है, आंशिक ऋणावेश, इस पर क्या आएगा बताओ, आंशिक धनावेश। इसका मतलब यहां पर ये जो बंध है कैसा है, ये ध्रुवीय, बोलो ध्रुवीय तो होगा, और साथ में कैसा होगा, सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक। इस प्रकार से हमने एल्किल हैलाइड की ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति की हमने क्या की, यहां पर व्याख्या की है। ठीक है ना, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब हम आगे जो हमारा टॉपिक चलेगा इसी के अंदर मैं आपको एक दो नोट बताऊंगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे कि एल्किल हैलाइड को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में।